नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल देव जी के ट्रिक्स में। तो दोस्तों यहाँ पर हिंदी में जो कि आपका दूसरा चैप्टर है हिंदी वर्णमाला व विराम चिन्ह। और इस वीडियो में हम लोग देखेंगे स्वरों से संबंधित जितने भी आपके पार्ट होते हैं। संवृत स्वर क्या होते हैं, आगत स्वर क्या होते हैं, मुखाकृत के आधार पर स्वर क्या होते हैं, ओष्ठ के आधार पर क्या होते हैं, व्रतमुखी क्या होते हैं, आवृतमुखी क्या होते हैं। पूरा वीडियो देखेंगे तो आपको यहाँ पर पूरा आनंद आएगा और पूरा आपको यहाँ पर कंप्लीट भी होगा। ऐसा कोई आपका प्रश्न नहीं छूटेगा जो आपको कह सकते मिले ना, ठीक है ना। तो चलते ही स्टार्ट करते हैं। अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और प्लेलिस्ट बना दिया है जहाँ पर आपको सभी वीडियो मिल सकते हैं। और रात आज 8:30 बजे, याद रखिए रात 8:30 बजे आपकी हिंदी की क्लास होती है जो कि लाइव होती है, फुल टेस्ट कराया जाता है। तो रात 8:30 बजे आप लोगों को टेस्ट भी लगा सकते हैं। चलिए, तो यहाँ पर आपका पहला पॉइंट दिया है कि वर्ण के भेद। अब वर्ण के भेद आपके दो होते हैं, एक होता है आपका स्वर होता है, दूसरा आपका कौन होता है, व्यंजन होता है, ठीक है। अब यहाँ पर स्वर की अगर बात करें तो स्वर के आपके देख सकते हैं कि 3 टाइप में हम लोग कर सकते हैं। जैसे संख्या, स्वर की संख्या कितनी होती है, 11 होती है। भेद की बात करें तो भेद आपके 3 होते हैं, कौन कौन से, तो आपके ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और आपके प्लुत स्वर। मात्रा की बात करें कि आपके स्वर में मात्राएं कितनी होती हैं, ठीक है। देखो यहाँ पर संख्या और मात्रा में बहुत बड़ा अंतर होता है, ठीक है, अभी बताएंगे पूरी तरीके से। मात्रा यहाँ पर 10 होती हैं, जैसे आपने यहाँ पर देख सकते हैं मात्रा कौन कौन सी। तो आप देखते हैं कि छोटा की मात्रा क्या होती है, जैसे ये आपका छोटा है, इसमें कोई मात्रा लगती है क्या, नहीं लगती है ना। जब बड़ा लिखते हैं तब इसमें मात्रा आती है। तो वही चीज़ आपका दिया गया है कि यहाँ पर जो आपकी मात्रा है वो आपके यहाँ पर देखो निशान आपका लगा है ना। तो आपके यहाँ पर कह सकते हैं जो इनकी संख्या आपकी है वो आपकी कितनी है, तो आपकी 10 होती है। क्लियर हो गया। अब यहाँ पर आपके व्यंजन की बात करते हैं। तो व्यंजन में आप देख पा रहे हैं कि व्यंजन आपके मूल रूप से यहाँ पर जो संख्या पूछता है कि व्यंजन कितने होते हैं, तो आपके कितने, तो आपके 33 होते हैं। कुल व्यंजन की बात करें तो आपके कितने होते हैं, 39। अब यहाँ पर देख लीजिए जो मूल संख्या आपके 33 होती है कौन कौन से, तो आपके स्पर्श व्यंजन जो कि 25 होते हैं, अंतःस्थ व्यंजन आपके 4 होते हैं और उस व्यंजन आपके होते हैं 4 होते हैं। इन सभी को मिलाते हैं तो आपके मूल आपके बन जाते हैं जो आपके 33 हो जाते हैं। और अगर बात करें कुल संख्या, क्योंकि कभी कभी ये भी पूछ लेता है ना कि कुल संख्या आपकी व्यंजन में, तो आपकी 39। अब 39 कौन कौन से होते हैं, तो इसमें से कह सकते हैं जो आपके यहाँ पर आपकी स्पर्श व्यंजन 25 हो गए, अंतःस्थ व्यंजन 4 हो गए, उस व्यंजन आपके 4 हो गए। संयुक्त व्यंजन याद रखिए, संयुक्त व्यंजन तो आपके होते हैं ना, तो संयुक्त व्यंजन को भी यहाँ पर 4 को ऐड करेंगे। और इसके बाद यहाँ पर 2 आपके जो होते हैं द्विगुण व्यंजन, ठीक है, द्विगुण व्यंजन। अब इन सबको जब काउंट करेंगे तब इनकी संख्या कितनी होती है, 39 होती है। तो इस प्रकार से कुल अगर पूछे व्यंजन तो कितने होते हैं, 39। अब इसके भेद देख लीजिए। इसके भेद आपके 3 प्रकार के, आपके स्पर्श व्यंजन, अंतःस्थ व्यंजन और आपके ऊष्म व्यंजन। क्लियर हो गया, ये आपको क्लियर हुआ। एक पॉइंट आपको यहाँ पर बाकी है जो कि देख सकते हैं एग्जाम में पूछा जाता है कि इनमें से स्त्रीलिंग कौन सा है, पुल्लिंग कौन सा है। तो यहाँ पर देखो छोटी, बड़ी और ऋषि ये आपके हमेशा क्या होते हैं, ये आपकी स्त्रीलिंग होते हैं। याद रखिएगा किस में होते हैं, आपकी स्त्रीलिंग होते हैं। क्लियर हो गया ना, क्लियर हो गया। चलिए अगले पॉइंट में यहाँ पर आते हैं जो कि पॉइंट आपका दिया गया है वर्णमाला। अब देखिए वर्णमाला में देख लीजिए टोटल, क्योंकि अभी यहाँ पर देख सकते हैं वर्णमाला में क्या होते हैं, स्वर और व्यंजन दोनों होते हैं। अब इसमें से देख पा रहे होंगे 52 वर्ण आपके होते हैं। वर्णमाला में कितने होते हैं, 52 वर्ण होते हैं। इसमें से याद रखिए जो स्वर है, स्वर को हम लोग अच कहते हैं। स्वर को क्या बोलते हैं, अच कहते हैं। और अच क्यों बोलते हैं, ये भी तो बात आ रही है कि अच क्यों बोलते हैं। तो इसलिए बोलते हैं क्योंकि स्वर होते हैं स्वतंत्र एवं व्यंजनों के उच्चारण में सहायक होते हैं। याद रखिए जो स्वर होते हैं वो स्वतंत्र होते हैं, ये व्यंजन के उच्चारण में सहायक होते हैं। इस कारण से इन्हें हम लोग स्वर को क्या बोलते हैं, अच बोलते हैं। याद रखिए क्या बोलते हैं, अच बोलते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट पॉइंट आपका जो दिया है यहाँ पर जो आपका व्यंजन है, तो व्यंजन क्या होते हैं, हल। हल मतलब क्या होता है कि जो व्यंजन होते हैं वो स्वतंत्र नहीं होते हैं, ठीक, वो परतंत्र होते हैं। और जब भी हम लोग लिखते हैं का तो उसमें से हलंत लगा देते हैं, इसका मतलब होता है ये आपका आधा लिखा गया है। तो इस प्रकार से व्यंजन हुए। अब याद रखिए जो आपके स्वर हैं, स्वर कितने प्रकार के होते हैं, तो अभी आपने पढ़ा 3 प्रकार। ये 3 प्रकार आपके ह्रस्व स्वर। अब ह्रस्व स्वर में आपकी संख्या कितनी होती है, तो ह्रस्व स्वर में संख्या आपकी कितनी है, तो आपकी 4 है, ठीक है। कितनी आपकी 4 है। अब ये ह्रस्व स्वर आपके 4 है, तो इसमें से आपके कौन कौन से, तो छोटा, छोटी, छोटा हुआ और आपका ऋषि। तो याद रखिए जो ऋषि है, ऋषि को हम लोग यहाँ पर लघु में ही रखते हैं। इनको हम लोग मूल स्वर कहते हैं। ये जो आपके होते हैं इनको मूल स्वर कहते हैं। अब यहाँ पर आते हैं हम लोग किसमें, आपके दीर्घ स्वर में।
तो दीर्घ स्वर को हम लोग गुरु बोलते हैं या संधि स्वर भी कहते हैं। ये भी पॉइंट आपको याद रखना है कि इनको हम लोग क्या बोलते हैं, दीर्घ गुरु या कह सकते हैं संधि स्वर भी कहते हैं, ठीक है, क्योंकि ये दोनों से जुड़कर बनते हैं। और इनकी जो संख्या होती है अर्थात जो गुरु होते हैं इनकी जो संख्या होती है कितनी होती है आपकी, 7 होती है, ठीक है ना। जो दीर्घ स्वर होते हैं इनकी संख्या 7 कौन सी, तो ये आपके यहाँ पर कह सकते हैं 7 संख्या दी गई है, ठीक है। और इनमें से एक पॉइंट और बनता है कि इनमें से कुछ आपके होते हैं मूल दीर्घ स्वर, ठीक है, कुछ होते हैं संयुक्त स्वर। अब यहाँ पर देखिए मूल आपके कह सकते हैं आपके यहाँ पर छोटा, छोटी और आपका छोटा उ दिया है। ये क्या है, ये क्यों बोले गए मूल दीर्घ स्वर, ठीक है, तो इनको भी अभी आप बता देंगे। मतलब मान लीजिए सिंपल सी बात कह सकते हैं कि इनको इसलिए क्योंकि छोटा, ठीक है, प्लस छोटा बराबर क्या बनता है, बड़ा बनता है। तो इस प्रकार से ये कह सकते हैं कि ये जो आपके बनते हैं इसी प्रकार से, लेकिन ये जो आपके बनते हैं वो आपके छोटा प्लस छोटी बराबर से बन के बनते हैं। तो इनको अभी आपको वीडियो आगे बताना है, ठीक है। अब यहाँ पर देख लीजिए आपके अंतःस्थ व्यंजन है, क्योंकि व्यंजन में जो आपके हल हैं, तो यहाँ पर देखो पार्श्विक व्यंजन, पार्श्विक व्यंजन को हम लोग वर्गीय व्यंजन भी कहते हैं या इसे उदित व्यंजन भी कहते हैं। नोट करिएगा कि स्पर्श व्यंजन या वर्गीय व्यंजन या उदित व्यंजन कहते हैं। इनकी संख्या कितनी होती है, तो आपकी 25 होती है, जो कि कह सकते हैं कि का वर्ग से शुरू होते हैं और आपके पा वर्ग तक अब जाते हैं, तो कुल मिला के 25 हो गए। क्लियर हो गए। अब यहाँ पर आपके कौन सा दिया है, अंतःस्थ व्यंजन। और अंतःस्थ व्यंजन की बात करें तो अंतःस्थ व्यंजन की संख्या कितनी है आपकी, 4 है। अब ये 4 आपके कौन से, या, रा, ला, व। अब इनमें से ये भी होता है कि आपका प्रकंपित कौन सा है, लुंठित कौन सा है, और साथ में कह सकते हैं कि आपके ये अर्धस्वर कौन से हैं। इससे क्वेश्चन आपके बनते हैं, या अभी पूरा वीडियो देखेंगे तो सब पॉइंट आपको मिलेंगे। एक भी पॉइंट आपको यहाँ पर ऐसा नहीं मिलेगा जो एग्जाम में ना पूछा गया हो। अगला है उस व्यंजन। उस व्यंजन की संख्या आपकी 4 होती है, जो कि आपका सा, सा, सा और आपका हा, ठीक है। इतना क्लियर हुआ। चलिए यहाँ पर याद रखिएगा, यहाँ पर याद रखिएगा, ये पॉइंट आपको देखना है कि मूल दीर्घ स्वर को सजाती एवं संयुक्त दीर्घ स्वर को विजाती कहते हैं। सिंपल सी बात जो अभी हमने बताया कि ये जो आपके हैं छोटा प्लस छोटा बराबर बड़ा बनता है, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखो ये छोटा प्लस छोटा, तो इस प्रकार से जब छोटा छोटा एक ही परिवार के बन रहे हैं, एक ही परिवार से बन रहे हैं, तो आपका ये बड़ा बन जाता है। तो इस प्रकार को हम लोग क्या बोल देते हैं, इन्हें सजाती बोल देते हैं, क्योंकि सेम सेम है। और ये जो आपके बनते हैं वो आपके छोटा प्लस छोटी ई से बनते हैं, इस कारण से आपके विजाती होते हैं, जिन्हें मिश्रित स्वर भी कहते हैं। ये भी क्लियर हो गया होगा। चलिए अगला प्रश्न आपको यहाँ पर दिया गया है। हाँ, यहाँ पर थोड़ा सा विस्तार देखेंगे, थोड़ा सा आगे और भी आपको ट्रिक के रूप में है। कह रहा है वर्णमाला किसे कहते हैं, क्योंकि हर एक जगह से क्वेश्चन बनते हैं। वर्णमाला किसे कहते हैं, तो वर्णों अर्थात अक्षरों या लिपि चिन्हों के व्यवस्थित क्रमबद्ध को क्या होता है, व्यवस्थित क्रमबद्ध समूह को ही वर्णमाला कहते हैं, ठीक है। क्या बोलते हैं, व्यवस्थित शब्द आपको लगाना होगा, तो आपका जवाब क्या बनेगा, वर्णमाला। यदि वर्णों को व्यवस्थित क्रम में न रखा जाए तो वर्णमाला नहीं बल्कि वर्ण समूह कहलाते हैं। देख लीजिए कितना बड़ा पॉइंट मिल गया आपको कि अगर व्यवस्थित है तो वर्णमाला है, और अगर ये व्यवस्थित नहीं है, अगर ये व्यवस्थित क्रम में न रखे जाएं तो ये वर्णमाला नहीं होते हैं, ये वर्ण समूह होते हैं। याद रखिए वर्ण समूह होते हैं, ये पॉइंट आपको याद रखना है, ठीक है। व्यवस्थित है तो वर्णमाला, न व्यवस्थित हो तो वर्ण समूह। अब ये क्या है इसको समझ लीजिए। जैसे आपका दिया है का, खा, गा, घा, घा, मतलब का से स्टार्ट होता है, फिर खा आता है, फिर गा, घा, घा, मतलब ऐसे आता है ना क्या, तो ये आपका वर्णमाला होता है। लेकिन अगर मान लो कहीं पर आपका खा है, चा है, फिता है, माँ है, छा है, मतलब क्रम से नहीं है, और क्रम से नहीं है तो ये तो भाई वर्ण समूह होंगे ना, वर्ण है तो वर्ण समूह हो जाएंगे। तो इसीलिए बोला गया है कि व्यवस्थित समूह को, ठीक है, क्या बोला गया है आपसे कि व्यवस्थित क्रमबद्ध समूह को ही वर्णमाला कहेंगे। क्लियर हो गया। चलिए अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है कि हिंदी वर्णमाला देवनागरी लिपि में लिखी जाती है, ठीक है, किस रूप में, तो आपकी देवनागरी किस प्रकार से होती है, तो देवनागरी जो होती है वो आपकी बाएं से दाएं लिखी जाती है, ठीक है ना। जिस प्रकार से ब्राह्मी लिखी जाती है उसी प्रकार से देवनागरी, क्योंकि आपकी जो देवनागरी का विकास हुआ है, तो देवनागरी का जो विकास हुआ वो ब्राह्मी लिपि का ही परिष्कृत रूप है। क्वेश्चन आपसे बनता है कि देवनागरी का रूप जो आपका है कैसा है, तो ब्राह्मी लिपि का ही परिष्कृत रूप आपका है देवनागरी, जो कि आपकी बाएं से दाएं लिखी जाती है, ठीक है। क्लियर हो गया। अब यहाँ पर आपको दिया गया है क्या कि हिंदी वर्णमाला में वर्ण या ध्वनियों के मुख्य 2 भेद होते हैं, वो आपके कौन से हैं, तो सिंपल सी बात है, आपका स्वर है और आपका व्यंजन है। अब यहाँ पर कुछ पॉइंट आपको थोड़ा सा समझ लेना है, क्योंकि यहाँ से आपको बनते हैं स्वरों का उच्चारण। अब स्वरों के उच्चारण में याद रखिएगा
कि जो कंठ वर्ग में आते हैं, कंठ में, वो कंठ में कौन आते हैं, तो आपके छोटा और बड़ा, ये आपका विसर्ग, ये आपके कंठ में आते हैं। और तालु में ऐसे देखो, जैसे हमने बताया का वर्ग, फिर आपका यहाँ पर चा वर्ग होता है, बेटा वर्ग होता है ना, तो ये वर्गों में आपके रखे जाते हैं। तो आपका जो तालु है, तालु में तो आपके यहाँ पर ई और बड़ी ई, तालु मतलब होता है, क्या होता है, तालु में जब बोलते हैं चा, तो जीभ में जो आपके कह सकते हो जीभ है वो तालु की स्पर्श करती है। उसी प्रकार से जो आपकी छोटी बड़ी हैं ये भी स्पर्श करती हैं, ई ऊ मतलब हल्का से जुड़ेगा, ज़्यादा नहीं। अब आपका मूर्धा जो आपका होता है टा वर्ग में, तो टा वर्ग में आपका ऋषि आता है, ये भी याद रखना। और याद रखिए एक महत्वपूर्ण आपका पॉइंट है कि दंत, ठीक है, जो दंत वर्ग है इसमें से स्वरों का उच्चारण नहीं होता है, मतलब स्वरों को बोलते समय दंत का प्रयोग नहीं होता है, याद रखिएगा। तो दंत में स्वरों को उच्चारण करते समय दंत से नहीं है, ये महत्वपूर्ण आपका पॉइंट है, याद रख लीजिएगा, ठीक है। अब आते हैं ओष्ठ में। ओष्ठ में क्या होता है, ओष्ठ में क्या होता है, जैसे पा फा बा बोलते हैं ना तो जुड़ जाते हैं, उसी प्रकार यहाँ पर जो ओष्ठ है, तो ओष्ठ में आपके कौन आता है, छोटा ऊ और आपका बड़ा ऊ आता है। और अगला आपका दिया गया है पर कौन सा, तो आपका दिया गया है कौन सा, आपका कंठ, ठीक है, कंठ तालव्य। कंठ तालव्य मतलब हो गया, ये कंठ से भी बोले जाते हैं और आपके तालु से। क्यों बोले जाते हैं, क्यों, क्योंकि यहाँ पर देखो छोटा किस में है, छोटा किस में, आपके कंठ में है, कंठ में है ना। उसी प्रकार से जो आपका छोटी है वो किस में है, वो आपके तालु में है। दोनों को मिला दीजिए, दोनों को मिलाएंगे तो क्या बनेगा, ए बन जाएगा ना। तो इस प्रकार से बन गया कंठ तालु। इसी प्रकार से ये भी आपका होता है बड़ा, इसको मिलाओगे, देखो छोटा और ए मिलाएंगे तो आपका ए बनता है। तो इस प्रकार से कंठ तालु क्लियर हो गया ना, ठीक है। यहाँ पर दिया है कंठोष्ठ। कंठोष्ठ मतलब होता है कंठ और ओष्ठ, तो कंठ में कौन आते हैं, छोटा, ठीक है, और ओष्ठ में कौन आता है, छोटा ऊ आता है, ठीक है। ओष्ठ में कौन आता है, छोटा ऊ और बड़ा ऊ। अब इन दोनों को मिलाएंगे तो क्या हो जाएगा, कंठोष्ठ। क्लियर हो गया होगा, आई होप पूरी तरीके से समझ में आ रहा होगा। अब याद रखिए नासिक। नासिक जो आपको होता है नाक से बोलते हैं, आवाज़ जो होती है नाक से भी होता है, ठीक है। अब यहाँ पर हम लोग आते हैं जो कि बिल्कुल यहाँ पर कह सकते हैं अभी बाकी रह गया है, जो कि आपकी मुखाकृति के आधार पर है ना, और आपके आवृतमुखी, बृहतमुखी, ये सभी आपको पढ़ना है, याद रखिएगा, पूरा धैर्यता के साथ पढ़िएगा। चलिए, तो यहाँ पर आपका दिया है स्वर वर्ण। स्वर क्या है, तो जिन वर्णों का उच्चारण स्वतंत्र रूप से बिना किसी अवरोध के तथा बिना किसी दूसरे वर्ण की सहायता से होता है उसे वर्ण कहते हैं, और इनकी संख्या जो आपकी होती है वो आपकी 11 होती है। क्लियर हो गया। अब 11 कौन से हैं, तो आपको ये दिए गए हैं, छोटा बड़ा, छोटी बड़ी, छोटा ऊ बड़ा ऊ, ए है और ऋषि और जो आपके हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे याद रखिए इसमें से आपके ऋषि को भी काउंट किया जाता है, लेकिन अंक और आहा इनको इसमें से नहीं करते हैं, ठीक है ना। अगला दिया है कि स्वर स्वतंत्र होते हैं एवं व्यंजनों के उच्चारण में सहायक होते हैं, इसलिए इन्हें अच भी कहा जाता है। अभी देखो हमने बताया था कि स्वर स्वतंत्र होते हैं और व्यंजनों के उच्चारण में सहायक होते हैं, इसलिए इन्हें अच कहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट आपका है कि कालमान, देखिए मात्रा, याद रखिए कभी आपको ये पॉइंट आ जाए कालमान के आधार पर, तो भी कालमान किसे बोलते हैं, कालमान मात्रा को ही बोलते हैं। क्लियर हो गया ना, ये भी पॉइंट आपको नोट कर लेना है कि कालमान किसे बोलते हैं, तो मात्रा को बोलते हैं। तो मात्रा के आधार पर स्वर 3 प्रकार के होते हैं। कब थोड़ा ध्यान दीजिएगा इस पॉइंट पर कि मात्रा के आधार पर पूछता है कि स्वर कितने प्रकार हैं, तो आपके 3 प्रकार कौन से, तो आपके हर्ष स्वर जिसे हम लोग लघु स्वर बोलते हैं या इसे मूल स्वर भी बोलते हैं। दूसरा होता है आपका दीर्घ स्वर या इसे गुरु बोलते हैं या आपका संधि स्वर बोलते हैं। तीसरा जो आपका है कौन सा, तो आपका प्लुस स्वर। ये किसके अकॉर्डिंग है, ये जो आपके हैं ये आपके हैं किस आधार पर, तो मात्रा के आधार पर। किस आधार पर, मात्रा के आधार पर है। अब दूसरा पॉइंट पूछा जाता है कि किंतु उत्पत्ति के आधार पर, देख लीजिए उत्पत्ति के आधार पर पूछता है, तो उत्पत्ति के आधार पर आपके 2 होते हैं। ये पॉइंट आपको याद रखना है, क्योंकि यहाँ पर मात्रा पूछा है उसके आधार पर 3, यहाँ पर उत्पत्ति पूछा है तो आपके 2, ठीक है। अब उत्पत्ति के आधार पर आपके ह्रस्व स्वर होता है और आपका कौन सा, दीर्घ स्वर होता है। ये भी आपको क्लियर हो रहा होगा पूरी तरीके से। चलिए अब यहाँ पर देखिए ह्रस्व स्वर आपके कौन से हैं, तो आपके छोटा, छोटी, छोटा हुआ आपका ऋषि। अब ये मैं सोचूं कि हमने स्टार्टिंग में पढ़ लिया था, वो तो हमने डायग्राम से समझाने का प्रयास किया था, अगर समझ गए होंगे तो अच्छी बात है, लेकिन फिर भी नए नए पॉइंट आपको यहाँ पर मिलेंगे। यहाँ पर देखिए जो ह्रस्व स्वर है, तो ह्रस्व स्वर को लघु स्वर एवं मूल स्वर भी कहते हैं, ठीक है। याद रखिए ह्रस्व स्वर को लघु स्वर एवं मूल स्वर भी कहते हैं। इनकी संख्या आपकी 4 होती है। जिन स्वरों के उच्चारण में कम से कम समय लगता है, ठीक है, जिन वर्णों के बोलने में या कह सकते हैं उच्चारण में कम से कम समय लगता है उसे ह्रस्व स्वर कहते हैं।
और याद रखिए ह्रस्व स्वरों को स्वतंत्र स्वर माना जाता है क्योंकि इनका निर्माण स्वतंत्र रूप से होता है, अर्थात इनके निर्माण में अन्य स्वर उत्तरदायी नहीं होते, बिल्कुल फ्री होते हैं, फ्रीडम होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट आपका है कि ह्रस्व स्वरों के उच्चारण में एक मात्रा का समय लगता है। मतलब कह सकते हैं कि ह्रस्व स्वर जो होते हैं उनमें एक मात्रा का समय लगता है। मतलब कह सकते हैं जैसे हम चुटकी बजा दें, क्या बजा दें? चुटकी। तो एक चुटकी बजाने समय जो लगता है उसे बोलते हैं हम लोग ह्रस्व स्वर। अगर 2 चुटकी का समय लगे तो उसे बोलते हैं, क्या बोलते हैं? दीर्घ स्वर। और अगर 3 चुटकी का समय लगे तो उसे प्लुत स्वर बोलते हैं। तो वही आपका दिया गया है कि एक चुटकी का समय कह सकते हैं कि एक मात्रा का समय लगता है, इस कारण से इसे क्या बोलते हैं? एक मात्रिक स्वर भी बोलते हैं। याद रखिए अगर पूछे एक मात्रिक स्वर क्या होते हैं तो वही आपके लघु स्वर को बोलते हैं। क्लियर हो गया? चलिए अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है दीर्घ स्वर। तो भाई दीर्घ स्वर क्या होते हैं? तो दीर्घ स्वर को हम लोग गुरु बोलते हैं या संधि स्वर बोलते हैं। संख्या आपने देख लिया है, बड़ा, बड़ी, बड़ऊ, ए, ऐ, ओ और आपका ओ। क्लियर हो गया? अब यहाँ पर देखिए दीर्घ स्वर को गुरु स्वर एवं संधि स्वर के नाम से भी जानते हैं। इन्हें संधि स्वर भी कहते हैं क्योंकि इनका निर्माण 2 स्वरों से हो रहा है और संधियां जो होती हैं वर्णों से ही तो बनती हैं ना। जो संधि होती है क्या होती है? संधि क्या बोलते हैं? 2 वर्णों के मेल को संधि कहते हैं। तो वही तो आपको दिया है ना 2 वर्ड। क्लियर हुआ? चलिए अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जैसे आप उदाहरण समझिए कि छोटा बराबर बड़ा, तो इनको मिलाने से देखो क्या बन रहा है, बड़ा नीला। ये भी आपका सिंपल, ये भी सिंपल, ये मतलब सजाती है कि नहीं? सजाती है ना। छोटा बराबर सजाती हो गया, ये भी सजाती, ये भी सजाती। तो इस प्रकार से इसे देखो क्या कह रहा है, कह रहा है आपसे कि बड़ा, बड़ी और बड़ा वो वर्णों का निर्माण समान स्वरों के मेल से होता है, इसलिए इन्हें मूल दीर्घ स्वर कहा जाता है। क्या बोलते हैं? इन्हें मूल दीर्घ स्वर कहा जाता है। याद रखिए, नोट कर लीजिए, मूल दीर्घ स्वर किन्हें कहते हैं? तो बड़ा, बड़ी और आपका बड़ाऊ, जिन्हें हम लोग सजाती स्वर के नाम से भी जानते हैं। क्लियर हुआ? इनकी संख्या आपकी 3 होती है। याद रखिए मूल दीर्घ स्वर होते हैं, उनकी संख्या 3 होती है। नेक्स्ट पॉइंट आपका है कि देखिए जो आपके यहाँ पर कंबाइंड बने थे ना, छोटा प्लस छोटी बराबर आपका क्या हुआ? ए हो गया। वहीं पर आपको जो दिया गया है कौन सा दिया गया है? आपका बड़ा और आपका छोटा प्लस आपका ए बराबर ये बन गया। कुल मिला के आप संधि में पढ़े होंगे ना, तो याद रखिए इनको इस प्रकार से मिलाते हैं तब ये बनते हैं। अब ये जो आपके बने हैं ए, ऐ, ओ, औ, वर्णों का निर्माण जो हुआ है वो किस प्रकार से? तो असमान स्वरों के मेल से हुआ है, असमान स्वरों के मेल से, इसलिए इन्हें संयुक्त दीर्घ स्वर कहा जाता है। क्यों? क्योंकि ये संयुक्त रूप से बने हैं, संयुक्त रूप से बने हैं, तो इसलिए इन्हें संयुक्त दीर्घ कहा जाता है। इनकी संख्या आपकी 4 होती है। क्लियर हो गया? चलिए नेक्स्ट पॉइंट आपसे पूछा है कि दीर्घ स्वरों के उच्चारण में ह्रस्व स्वरों से दुगना समय लगता है। ठीक है, ये पॉइंट आपको याद होगा जो हमने बताया था, एक चुटकी का समय मतलब 2 चुटकी। क्लियर हो गया ना? दीर्घ स्वरों के उच्चारण में 2 मात्राओं का समय लगता है, इसलिए इन्हें द्विमात्रिक स्वर भी कहते हैं। क्लियर हो गया? ये भी पॉइंट आपको क्लियर हुआ होगा। चलिए अगला पॉइंट आपका दिया गया है कि हिंदी भाषा में, महत्वपूर्ण आपका पॉइंट दिया गया है, देख लीजिए कि हिंदी भाषा में ऋषि का दीर्घ गुरु संधि या स्वर अर्थात ऋषि नहीं बनता। मतलब कह सकते हैं कि जो ऋषि है ये दीर्घ स्वर में नहीं होता है। जब ये संस्कृत में प्रयोग किया जाता है तब ये दीर्घ में होता है। याद रखिए जब संस्कृत में होता है तब ये दीर्घ में होता है, लेकिन ऐसे ये क्या होता है आपका, ये लघु में आ जाता है। ठीक है, तो इसलिए कह सकते हैं इसे लघु स्वर के अंतर्गत रखा जाता है। ठीक है, समझ में आ गया? चलिए यहाँ पर कह सकते हैं कि इसे दीर्घ स्वर में श्रेणी में नहीं रखते हैं। क्लियर हो गया होगा? चलिए अब यहाँ पर कुछ पॉइंट आपके हैं कि दीर्घ स्वरों की संख्या आपकी 7 है। दीर्घ स्वरों की संख्या कितनी है? 7 है, जिन्हें हम लोग यहाँ पर देख सकते हैं कैसे बांटते हैं। तो मूल स्वर आपके यहाँ पर देखो संख्या आपकी 3। ठीक है, क्यों? क्योंकि हमने यहाँ पर ऋषि को हटा दिया है। ठीक है, देखिए इनको हमने हटा दिया है, तो आपकी मूल दीर्घ यहाँ पर दिया है, मूल दीर्घ स्वर दिया है, तो इनकी संख्या कितनी है? 3। अगर वैसे पूछे लघु स्वर कितने होते हैं तो 4 बताना है, लेकिन मूल शब्द आपको लगा दिया जाए। देखो हम कितना आपसे प्रयास कर रहे हैं, जिस चीज़ पर फोकस कर रहे हैं वही चीज़ पर आपको समझना है कि मूल शब्द अगर बोल दे तो आपको बोलना कितनी है? 3 बोलना है। ठीक है, वहीं पर अगर संयुक्त दीर्घ बोल दे तो आपको 4 बताना है। क्लियर हो गया? चलिए अगला दिया गया है यहाँ पर आपका कौन सा? प्लुत स्वर। ठीक है, प्लुत स्वर दिया है ना, तो प्लुत स्वर क्या होता है? तो वैसे तो हिंदी वर्णमाला के अंतर्गत देखा जाए तो किसी भी प्रकार के प्लुत स्वर का व्यवस्था नहीं की गई है, अर्थात हिंदी वर्णमाला में प्लुत स्वर के लिए किसी भी प्रकार की लिपि चिन्ह का एवं मात्रा का प्रयोग नहीं किया जाता। किंतु याद रखिएगा जो आपका वैदिक सभ्यता थी, वैदिक भाषा थी, जो कि वैदिक भाषा आपकी क्या थी? संस्कृत। हमने बताया था ना कि वैदिक भाषा की उत्पत्ति संस्कृत थे ना,
तो संस्कृत में पुलुस शब्द का प्रयोग देखने को मिलता है, जिसके लिए एक शब्द बनता है तीन। ठीक है, अंक के आधार पर आपका ऐसे बना होता है तीन। अभी दिखाते हैं किस प्रकार से। तो याद रखिए प्लुत स्वर का जो आपका कह सकते हैं पहचान होती है, चिन्ह होता है, वो आपके क्या होता है, ये तीन आपका होता है। ठीक है, अब यहाँ पर याद रखिए प्लुत स्वरों के उच्चारण में 3 मात्रा का समय लगता है, इसलिए इन्हें त्रिमात्रिक स्वर कहते हैं। इन्हें क्या बोलते हैं, तो प्लुत स्वर को त्रिमात्रिक स्वर भी कहते हैं। जैसे आपने बोला ओम, और ओम में देख पा रहे होंगे, ओम में आप देख पा रहे हैं आपको ये क्या बना हुआ है, ये आपको 3 मिल गया ना। तो ओम बोलते हैं, जैसे भैया बोलते हैं, हम एक वर्ड लिखते हैं भैया, भैया लिख दिया। अब भैया में आपने कभी देखा होगा इस प्रकार से भी आपको बना होता है ना, यही है आपका प्लुत स्वर। किसी को बुलाओ, मंत्र का उच्चारण करो, तब वहां पर आपका थर्ड होता है। क्लियर हो गया। चलिए अब यहाँ पर याद रखिए स्वरों से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण आपके पॉइंट जो कि अभी आपको पढ़ना है, और इसके बाद अभी और भी पढ़ना है। कौन से, आगत स्वर, अयोग्यवाह, व्रतमुखी, बता दिया है कि पीछे हटना मत, आराम आराम से देखिए, लेकिन पूरा का वीडियो देखिए और कॉपी में नोट करिए। ठीक है, और अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक भी कर दीजिए भाई। अगर आपको लगता है कि नहीं सर मेहनत कर रहे हैं और यहाँ पर लाइक कर देना चाहिए, तो भाई लाइक सपोर्ट जरूर करें, दोस्तों को भी बुलाएं। ठीक है, चलिए तो स्वरों के उच्चारण, जो स्वरों से संबंधित आपके महत्वपूर्ण तथ्य क्या है, तो हिंदी भाषा में 10 मात्राएं होती हैं। कौन सी, तो आपकी ये होती हैं जो कि अभी हमने बता दिया था। हिंदी में आ के लिए किसी भी स्वर की प्रकार नहीं, अर्थात जो आपका आ है तो इसमें क्या कोई मात्रा होती है, नहीं। इस कारण से कितने हो गई, 10। नेक्स्ट पॉइंट आपका है कि मात्राएं केवल स्वरों की होती हैं, व्यंजनों की नहीं होती हैं। नेक्स्ट पॉइंट आपका है कि हिंदी भाषा में ला को विलुप्त स्वर माना जाता है। ये पॉइंट नोट करना है कि हिंदी भाषा में, याद रखिए ये जो पॉइंट आपका है काफ़ी अच्छा है, कि हिंदी भाषा में ला को विलुप्त स्वर माना जाता है। क्यों, क्योंकि हिंदी भाषा में ला का प्रयोग हुआ ही नहीं है। किंतु वैदिक भाषा में, वैदिक भाषा जो आपकी संस्कृत है, तो वहाँ पर ला को स्वरों की श्रेणी में रखा गया है। तो जो ये वाला है ला, तो ला का उच्चारण आपके दंत से होता है। ठीक है, पूछे तो आपका इसका जो होता है वो आपके कहाँ से होता है, दंत से। तो इसका पढ़ने का मतलब यही था, इसका पढ़ने का मतलब ये था कि क्वेश्चन बनेगा कि ला को किसके अंतर्गत रखते हैं, तो आपके दंत में रखते हैं। क्लियर हुआ। चलिए अगला दिया है संस्कृत वर्णमाला में स्वर कितने होते हैं, तो बस संस्कृत वर्णमाला में कितने बताएंगे आप, 13 बताएंगे। इसी में नोट करिएगा 13 होते हैं। अभी 13 में आप देख सकते हैं 2 चीज़ों को ऐड किया गया है, यहाँ पर आपके ये वाला और ये वाला। क्लियर हो गया ना। तो ये आपके जो होते हैं वो आपके संस्कृत में होते हैं। और अगला यहाँ पर पॉइंट पूछा जाता है कि भोलानाथ तिवारी के अनुसार स्वरों की संख्या कितनी होती है, तो याद रखिएगा कि भोलानाथ तिवारी के अनुसार कितनी होती है, तो आपकी 10 होती है। क्यों, क्योंकि ऋषि को वो स्वर नहीं माने हैं। ठीक है, ऋषि को स्वर नहीं मानते हैं। नेक्स्ट पॉइंट आपका है कि 2 या 2 से अधिक वर्णों या अक्षरों के योग से जो शब्द बनता है, मतलब कह सकते हैं 2 वर्णों को मिलाएंगे तो क्या बनेगा, शब्द बनेगा, जो कि हमने पहले चैप्टर में आपको कंप्लीट कराया था। अब यहाँ पर आपको देखना है कि हिंदी में मूल उच्चारण स्थानों की संख्या, याद रखिए हिंदी में मूल उच्चारण स्थानों की संख्या आपकी कितनी होती है, तो 5 होती है। देखिए कंठ वाले होते हैं ना, का वर्ग हो गया, तालु मतलब आपका चा वर्ग हो गया, मूर्धा मतलब आपका टा वर्ग हो गया, दंत मतलब आपका ता हो गया, ओष्ठ मतलब आपका पा हो गया। ठीक है ना। किंतु स्वरों का उच्चारण कुल 6 स्थानों से होता है। याद रखिए कि आपके जो स्वर होते हैं, स्वरों का उच्चारण 6 स्थानों से करते हैं। ठीक है, वह भी आपको बता देंगे। यहाँ पर देखो अयोग्य वाक्य क्या होते हैं, तो अयोग्य वाक्य होते हैं अंक और आहा। अंक और आहा इनकी संख्या आपकी 2 होती हैं। अयोग्य वाह अर्थात कह सकते हैं कि जिनका वाहन कोई ना करे, मतलब कह सकते हैं ये बीच के बिचवाने होते हैं। क्या होते हैं, बीच में बिचवाने होते हैं। गांव में आपने देखा होगा जैसे कबड्डी खेलते हैं या मैच खेलते हैं, मान लो कि अगर आप लोग 10 लोग हो और मैच खेलना है ना, तो आपको हो गया मतलब कह सकते हैं आधी आधी पार्टी हो गई, लेकिन 11 लोग हैं अगर, तो वही इसको कहाँ रखोगे, तो इसको दोनों में रख देते हैं। मतलब क्या होता है, जब जरूरत होती है तो इसको स्वर में रख देते हैं और जब जरूरत होती है तो इसको व्यंजन में रख देते हैं। मतलब जब काम पड़ता है तब इनका प्रयोग करते हैं। तो याद रखिए कि इनकी संख्या स्वर व्यंजन के अंतर्गत नहीं आती है, किंतु आवश्यकता जब होती है तो आवश्यकता जिसको चाहे स्वर को हो चाहे व्यंजन को हो तो उनके साथ लगा दिया जाता है, ये लग जाते हैं। अर्थात इनकी आवश्यकता जब स्वर को होती है तो स्वर के साथ लगाते हैं, जब व्यंजन में होती है तो व्यंजन में लगा देते हैं। ठीक है। अब यहाँ पर एक पॉइंट आपका है अंक को अनुस्वर। याद रखिए कभी कभी पॉइंट पूछते हैं अनुस्वर क्या है, तो अनुस्वर जो आपको होता है वो आपका अंक वाले को अनुस्वर कहते हैं, नोट करिएगा। दूसरा आपका आहा, तो आहा शब्द क्या होता है, तो विसर्ग को आहा बोलते हैं। हो गया। चलिए
अगला दिया है आगत स्वर क्या होते हैं भाई, तो आगत स्वर क्या होते हैं, तो आगत स्वर जो आपका होता है ये वाला जो आपका होता है ये आपका आगत स्वर होता है, ठीक है। और याद रखिए कि हिंदी वर्णमाला में आ को आगत स्वर की श्रेणी में रखा गया है, और जो आगत स्वर है ये आपका फारसी भाषा का शब्द है, ठीक है, फारसी भाषा का शब्द है। इसका प्रयोग अंग्रेजी के कुछ शब्दों में हिंदी लिखने में किया जाता है, मतलब कह सकते हैं इसका प्रयोग अंग्रेजी के कुछ शब्दों को हिंदी में लिखने के लिए प्रयोग किया जाता है। जैसे मान लीजिए कि अंग्रेजी बताया तो आपका ऑफिस है, तो भाई ऑफिस है, ठीक है, ऑफिस है ना, तो अंग्रेजी के शब्द है ना, अब इसमें से इसको प्रयोग करेंगे तो जो आ शब्द है वो आपका देखो प्रयोग होगा ना, ये जो आपका प्रयोग होगा ना, तो इस प्रकार से इसका प्रयोग करते हैं। अब अगले पॉइंट को आते हैं, जीव प्रयोग के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण। जीव प्रयोग के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण करना है। अब यहाँ पर देख लीजिए, जीव को मुख्यतः 3 भागों में बांटा गया है। कितने भागों में, 3 भागों में बांटा गया है। अब यहाँ पर जीव बना लेते हैं, ऐसे जीव बनाएंगे तो देखिए अग्रभाग मतलब ये वाला आपका भाग होता है, मध्य मतलब आपका ये वाला भाग होता है, और पश्च मतलब जीभ के पीछे वाला भाग होता है। और अग्र वाले में कौन आते हैं, जब ओठ को दाबोगे तो हल्का, जैसे ई बोलेंगे ना तो हल्की आवाज दबी हुई आती है, तो यहाँ पर जो आपकी छोटी ई, बड़ी ई, ए, आए अर्थात जो 4 वर्ण होते हैं वो आपके अग्र स्वर में अग्रभाग में आते हैं। जो आपका मध्य में होता है, याद रखिए मध्य में अर्थात ये वाला पॉइंट होता है, वहां पर आपका सिर्फ आ लगता है, इसकी संख्या आपकी 1 होती है। और अगर पूछे कि पश्च भाग, तो पश्च भाग में आपके कौन से, तो 5 वर्ण होते हैं, पा से पश्च, पा से 5, ठीक है, पच से, क्लियर हो गया ना, 5 वर्ण होते हैं पश्च भाग में, अर्थात जो जीभ है तो जीभ के पिछले वाले भाग में बड़ा, छोटा ओ, बड़ा ओ और आपका ओ। जब बोलो तो आपका पूरा मुंह खुलेगा, ऐसा लगे कि नहीं अंदर से बिल्कुल आ रहे हैं गर्दन के पास से, है ना। लेकिन ई बोलोगे तो ई में सिर्फ क्या होगा कि आपको जो ओठ वगैरह वही आपको क्रियाशील रहेगा। क्लियर हुआ। चलिए अगला है मुखाकृत के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण। मुखाकृति अर्थात मुख की आकृति के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण है। तो स्वरों का वर्गीकरण 4 प्रकार के होते हैं। याद रखिए मुख की आकृति के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण 4 प्रकार से होते हैं। अब ये पहला आपका प्रकार कौन सा है, तो आपका संवृत स्वर। अब ये संवृत स्वर क्या होता है भाई, तो संवृत स्वर क्या होते हैं, जो आपका छोटी, बड़ी, छोटा ओ, बड़ा ओ, अर्थात इनके उच्चारण में कम मुख खुलता है। इनको जब बोलेंगे तो आपका मुख कम खुलता है। बोलिए चाहे छोटी, बड़ी, छोटा ओ, बड़ा ओ, ज़्यादा नहीं खुल रहा है, थोड़ा बहुत खुल रहा है, ठीक है ना। और अगला दिया गया है यहाँ पर कौन सा, अर्धसंवृत। अर्धसंवृत क्या होता है, तो अर्धसंवृत ए और ओ, देखो ए और ओ, देखो मुंह आपका बढ़ गया ना, देखो बाहर को भाग रहा होगा, ए ओ, है ना। तो इसमें क्या होता है कि इसको उच्चारण में संवृत से थोड़ा अधिक मुख खुलता है। वहीं पर अगर पूछे विव्रत क्या है भाई, तो विव्रत मतलब होता है बड़ा आ वाला जो होता है वो आपका विव्रत होता है। जो अभी कह सकते हैं कि जो एग्जाम हुआ था सीसेट में, यूपीपीएससीएस में, तब ये क्वेश्चन पूछा गया था। तो इसके उच्चारण मुख से सबसे अधिक मुख खुलता है। जैसे आ खोला ना, मुंह कितना बढ़ गया ना, आ। क्लियर हो गया। चलिए अगला है अर्धविव्रत। तो अर्धविव्रत क्या होते हैं, तो इसमें से आपके छोटा आए, ओ और आपका ये वाला जो आपका फारसी वाला वर्ड है ये होता है, मतलब विव्रत से कम और अर्धसंवृत से थोड़ा आपका अधिक होता है, उसे अर्धविव्रत कहते हैं। क्लियर हुआ। चलिए अगला आपका प्रकार आता है ओष्ठ प्रयोग के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण। जो आपके लिप है, ओठ हैं, ओठ के आधार पर आपके जो होते हैं वो आपके 2 प्रकार होते हैं। ये 2 प्रकार कौन से, तो आपका व्रतमुखी और आपकी आवृतमुखी। मतलब कह सकते हैं कुछ आपके वर्ड होते हैं जिनमें आपके ओठ क्या होते हैं, गोल गोल हो जाते हैं, गोल बन जाते हैं, और कुछ में वर्ण क्या होते हैं थोड़ा सा बाहर भाग जाते हैं, ठीक है। तो व्रतमुखी में आपका देख सकते हैं, और आपके अव्रतमुखी जिन्हें हम लोग अर्धमुखी कहते हैं। अब व्रतमुखी क्या है भाई, तो व्रतमुखी आपका ऊ, देखिए ऊ बोले हो ऊ, तो ऊ में देखो गोल गोल ओठ बन रहा है, बड़ा ऊ में बन रहा है, ओ में बन रहा है ना। तो जो व्रत में होते हैं अर्थात कह सकते हैं इनको बोलने में क्या होता है, गोल गोल ओठ बन जाता है। क्लियर हो गया ना। इनकी संख्या आपके देख सकते हैं आपकी 4 होती है, इसलिए इन्हें व्रतमुखी कहते हैं। क्लियर हुआ। अर्धव्रत, ठीक है, अव्रतमुखी या अर्धव्रतमुखी कि जिन स्वरों का उच्चारण करते समय गोल ओष्ठ नहीं होते हैं, इन्हें अव्रतमुखी या अर्धव्रतमुखी कहते हैं, और इनकी संख्या आपकी 6 होती है। अब ये कौन से, क्योंकि देखो ये 4 तो निकल गए, अब ये बच्चे 6। तो जैसे आपका कौन सा आ ई ए, तो इसमें देखो कहीं मुंह इधर भाग रहा है, कहीं उधर भाग रहा है ना,
बोलते रहो तभी ये टॉपिक क्लियर होगा, ठीक है। बोलते जाओ और प्रैक्टिकल करते जाओ तभी ये कंप्लीट होता है। नेक्स्ट पॉइंट में आते हैं, पॉइंट आपसे अगला। हाँ देखिए यहाँ पर कह सकते हैं स्वर हमने कंप्लीट किया है यहाँ पर, ठीक है, स्वर कंप्लीट किया है और वीडियो बड़ा हो रहा है, तो हम लोग व्यंजन जो है, व्यंजन को हम दूसरे पार्ट में पढ़ेंगे, काफ़ी अच्छी तरीके से पढ़ेंगे। और उम्मीद है कि ये वीडियो आपको हद से ज़्यादा पसंद आया है, और पसंद आया तो वीडियो लाइक भी करें। और आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है कि संस्कृत वर्णमाला में स्वर कितने होते हैं, संस्कृत वर्णमाला में स्वर कितने होते हैं हमने इस वीडियो में बताया है। अगर आपने देखा होगा तो 100% इसका जवाब आप जरूर देंगे कि संस्कृत वर्णमाला में आपके स्वर कितने होते हैं, कमेंट करिएगा, ठीक है। नेक्स्ट पार्ट में जो आपके व्यंजन से हैं डिजाइन तरीके से बताएंगे और आसानी से आपको कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। प्लेलिस्ट बना दी गई है तो उसमें आप अदर वीडियो भी देख सकते हैं। रात 8:30 बजे हिंदी की लाइव क्लास चलती है जहां पर आपको टेस्ट कराया जाता है, ठीक है ना, तो उसमें से आप टेस्ट लगा सकते हैं, हिंदी को बेहतर बना सकते हैं। और जितना हम पढ़ा रहे हैं इतना पढ़ लीजिए। हिंदी में कोई भी दादागिरी करे तो आप उसके सामने चाहे जैसे हिंदी पूछ लेगा, आप जवान पे तुरंत जवाब दे दोगे कि ये होता है। क्लियर हुआ ना भाई? तो एक बार ईमानदारी से सभी लोग वीडियो लाइक करिएगा, ठीक है ना, और शेयर करिएगा। एक दोस्त को जरूर शेयर करिए, कम से कम 2 ना करिए तो एक तो जरूर शेयर करिएगा, ठीक है। मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद सभी को। राधे राधे, राधे राधे।